नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल इंडिया ऑनलाइन टैक्स IoT में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे इस YouTube चैनल इंडिया ऑनलाइन टैक्स पे जितने भी वीडियोस अपडेट अपलोड हो उसके अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक फॉर्म इशू किया है जिसका नाम है DPT3 फॉर्म, जो कि मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ लोन प्रोवाइड करना है ROC को इस फॉर्म के जरिए। तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्म है क्या, व्हाट इज DPT3। तो दोस्तों, एज पर रूल 16 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स अमेंडमेंट रूल्स 2019, रूल 16 के अकॉर्डिंग रूल 16 में ये लिखा गया है कि एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के एक वन टाइम रिटर्न होगा जो DPT3 के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें कि आपने कोई भी मनी रिसीट किया है या लोन रिसीट किया है बाय ए कंपनी बट डज नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। इसमें रिसीट ऑफ मनी और लोन कंसीडर होगा, लेकिन इसमें डिपॉजिट की इंफॉर्मेशंस नहीं देने होंगे, जो कि रूल 21C में बताया गया है। आइए देखते हैं कि व्हाट इज DPT3। एज पर रूल 16 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स अमेंडमेंट रूल्स 2019, इसमें ये लिखा है एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल फाइल ए वन टाइम रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीट ऑफ मनी और लोन बाय ए कंपनी बट डज नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स इन टर्म ऑफ क्लॉज C of sub rule 1 of rule 2 from the 1st April 2014 to the date of publication of this notification in the official gazette, that is 22nd January 2019 in e-form DPT3 within 90 days from the date of publication, that is 22nd April 2019। सभी कंपनियों को ये DPT3 फॉर्म फाइल करने हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और इसकी लास्ट डेट है 22 अप्रैल 2019, जब तक कि इस डेट का कोई एक्सटेंशन नहीं आ जाता है। और ये डेट 90 दिन काउंट होगा कहाँ से, जिस दिन नोटिफिकेशन इशू किया है, जिस दिन नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट हुआ है, जो कि 22 जनवरी 2019 है। इसके बाद से देखते हैं कि इस रिटर्न को कौन कौन फाइल करेगा। इसमें दोस्तों लिखा है एवरी कंपनी एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी, सभी कंपनियों को करने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो इसके बाद से आइए हम देखते हैं कि जो सभी कंपनियां हैं इसमें कौन कौन सी कंपनीज शामिल होंगी। इसमें पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, नॉन स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी भी इस फॉर्म को फाइल करेंगी, अगर जो उनके पास आउटस्टैंडिंग रिसीट ऑफ मनी और लोन है, लेकिन डिपॉजिट्स नहीं होना चाहिए, जो कि रूल 21C के अकॉर्डिंग है, उसमें डिफाइन है डिपॉजिट। इसके बाद से आइए देखते हैं कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ई फॉर्म DPT3 क्या है। दोस्तों, 90 दिन के अंदर, जिस दिन इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गैजेट में गजट किया गया था, जो कि 22 जनवरी 2019 है, उस दिन से हमें 90 दिन काउंट करना है, जो कि 22 अप्रैल 2019 होता है। यानी कि आपको इस DPT3 फॉर्म को 22 अप्रैल 2019 तक फाइल करना जरूरी है, अगर जो आपने आउटस्टैंडिंग रिसीट ऑफ मनी या लोन लिया है तो। इसके बाद से आइए देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिसीट ऑफ मनी और लोन क्या चीज़ है। दोस्तों, एज पर रूल 16 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल 2014, मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीट ऑफ मनी और लोन, e-form DPT3 has to be filed by every company having outstanding receipt of money or loan but not include deposit under rule 21C of the company's acceptance of deposits rule 2014। अगर जो आपने रिसीट ऑफ मनी और लोन लिया है लेकिन इसमें डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होगा, अगर जो आपने डिपॉजिट एज पर रूल 21C ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल 2014 के अकॉर्डिंग डिपॉजिट वो डिफाइन होता है, तो आपको DPT3 रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक नोट है जिसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग रिसीट ऑफ मनी और लोन टेकन बाय कंपनी फ्रॉम देयर मेंबर्स, डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स। अगर जो आपने कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव किया है अपने शेयर होल्डर से, उस कंपनी के डायरेक्टर्स से, या उस कंपनी के शेयर होल्डर या उस कंपनी के डायरेक्टर्स के रिलेटिव, इन लोगों से,
तो आपको ये DPT-3 फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत होगी। आपको ये DPT-3 फॉर्म फाइल करना ही होगा। इसके बाद से आइए देखते हैं कि डिपॉजिट का मीनिंग क्या है। तो एज पर रूल 21C ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल 2014 में जो डिपॉजिट को डिफाइन किया है उसमें ये लिखा है कि डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय ए कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड। ये नीचे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे डिपॉजिट में। इसका मतलब ये है ये पॉइंट वाले जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप करेंगे तो आपको DPT-3 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी होगा। अब आइए देखते हैं कि इस पॉइंट्स में जो इंक्लूड नहीं है डिपॉजिट के डेफिनेशन में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन और इंटरनेशनल बैंक्स, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, any amount received as a loan or facility from any banking company or from the State Bank of India or any of its subsidiary banks or from a banking institution, any amount received as a loan or financial assistance from public financial institution, any amount received against issue of commercial paper or any other instruments, any amount received by a company from any other company। ये जो 6 पॉइंट्स है इसमें जो भी आपने लोन या अमाउंट रिसीव किए होंगे इसके लिए आपको DPT-3 फॉर्म फाइल करने मैंडेटरी होंगे। दोस्तों ये जो 6 पॉइंट है इसके अलावा भी और पॉइंट्स है या और डिटेल्ड में है ये, तो इसका जो लिंक होगा इसके डिटेल्ड लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप इसको रेफर कर दीजिएगा। और इसके बाद से आइए देखते हैं कि इसमें जो लोन बताया गया है वो कौन से टाइप के होंगे। तो दोस्तों जो ई फॉर्म DPT-3 होगा इसको सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन दोनों टाइप के लोन्स में फाइल करने की ज़रूरत है। यदि एक कंपनी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स रिसीव करती है तो ई फॉर्म DPT-3 फाइल करने की ज़रूरत है, मैंडेटरी है उसके लिए। अगर जो कोई कंपनी अपने सब्सिडियरी, अपने होल्डिंग या अपने एसोसिएट्स कंपनी से लोन रिसीव करती है तो भी उसको ई फॉर्म DPT-3 ROC को इन्फॉर्म करना होगा, DPT-3 के जरिए ROC को इन्फॉर्म करना होगा। और इसके बाद से आइए देखते हैं कि पीरियड कौन से कवर होंगे इस लोन या आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव करने के लिए। तो इसमें लिखा है एज पर रूल 16 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 पीरियड कवर्ड फॉर द रिटर्न इन द ई फॉर्म DPT-3, the period for which companies need to file DPT-3 return from the date of 1st April 2014 to date of 22nd January 2019 which is approximately for 5 years। इस 5 साल के पीरियड में जो कि 1 अप्रैल 2014 से लेके जिस दिन ये नोटिफिकेशन गैजेट हुआ था जो कि 22 जनवरी है, इसके पीरियड में आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो इसके लिए आपको DPT-3 फॉर्म फाइल करके ROC को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। एक इसमें नोट है, नोट में ये लिखा है द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड विच आर नॉट कवर्ड अंडर डिपॉजिट्स टेकन बाय कंपनीज फ्रॉम द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2014 टू डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जो भी क्लोजिंग बैलेंस है आपके लेटेस्ट फाइनेंशियल जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है उसमें जो भी आपने लोन्स दिखाए हैं जो जिसमें डिपॉजिट्स कवर नहीं होगा उसको यहाँ पे टेकन किया जाएगा। इसके बाद से आइए देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग अगर जो 1 अप्रैल 2014 से पहले हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें लिखा है एज पर रूल 16 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 आउटस्टैंडिंग हैड ड्यू बिफोर 1 अप्रैल 2014 होना चाहिए, इसमें 19 लिखा है। तो इसमें ये लिखा है एज पर रूल 16A DPT-3 रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर ईच एंड एवरी लोन रिसीव्ड बाय कंपनी आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस रूल्स 22nd January 2019। Therefore, one can opine that such outstanding loan is required to report to ROC in the e-form DPT-3। अगर जो आपके पास 1 अप्रैल 2014 से भी पहले का लोन है और वो कंटिन्यू है और 22 जनवरी 2019 तक वो लोन आपके फाइनेंशियल में दिख रहा है तो
भी आपको ये DPT3 फॉर्म फाइल करके ROC को इन्फॉर्म करना होगा अपने लोन्स अमाउंट के लिए। इसके बाद से आइए देखते हैं कि अगर जो 1 अप्रैल के बाद आपने लोन लिया है और उसको 22 जनवरी 2019 से पहले आपने पे कर दिया है तो क्या होगा। तो इसमें लिखा है एज पर रूल 16 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 आउटस्टैंडिंग आफ्टर 1 अप्रैल 2014 एंड पेड बिफोर 22 जनवरी 2019। If company received loan after 1st April 2014 but such loan is not outstanding as 22nd January 2019 date of notified of rules, जिस दिन ये notified हुआ था rules. In this case, as per language of Rule 16A, company has to report outstanding loan and outstanding receipt of money to ROC in e-form DPT3. If company has already paid loan and such loan is not outstanding in the record of company as on dated 22nd January 2019, which is date of notified of rules, there is no need to inform such loan to ROC. एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, if there is no outstanding loan or company does not accept any loan, there is no need to file e-form DPT3 with ROC. अगर जो 22 जनवरी 2019 तक आपके फाइनेंशियल्स में कोई भी लोन में नहीं है तो आपको ये DPT3 फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसके बाद से हम देखते हैं कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं जब आप इस फॉर्म को प्रैक्टिकल फाइल करने जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कंपनी का सिन चाहिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, उसके बाद से ईमेल आईडी ऑफ कंपनी चाहिए। जो ईमेल आईडी आप उसमें फॉर्म में डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा जिसके थ्रू आप वेरीफाई करवाएंगे। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स एज ऑन 1 अप्रैल को टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स की लिस्ट चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उस दिन का टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स की लिस्ट चाहिए। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट सिक्योर्ड एंड या और अनसिक्योर्ड लोन की डिटेल चाहिए। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट हैव मेच्योर्ड बट नॉट क्लेम्ड, जो मेच्योर्ड हो गया है लेकिन उसे क्लेम नहीं किया गया उसकी लिस्ट चाहिए। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट हैव मेच्योर्ड एंड क्लेम्ड बट नॉट पेड, जो मेच्योर्ड हो गया क्लेम्ड हो गया लेकिन आपने अभी तक उसको पे नहीं किया है अपने लेंडर्स को, तो इसकी भी डिटेल चाहिए। एक ऑडिटर्स सर्टिफिकेट चाहिए आपको जिसमें डिटेल्ड ऑफ रिसीट ऑफ मनी और लोन फॉर अटैचमेंट, ये आपके DPT3 फॉर्म में अटैच होगा ऑडिटर सर्टिफिकेट, ये चाहिए। इसके बाद से बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर साइनिंग ई फॉर्म DPT3, एक बोर्ड रिजोल्यूशन आप पास करेंगे जिसमें एक अपने डायरेक्टर को ऑथोराइज करेंगे उस DPT3 फॉर्म को साइन करने के लिए। इसके बाद से दोस्तों ये डिस्क्लेमर है, The information contained here is for general information only. The impact of law can vary on the basis of facts and information involved. Different explanations of law, rules and regulations and electronically available date. There may be some difference of opinion from one to another source. It is clearly advised to not use this information as a substitute for consultation with professional accounting, tax, legal और other competent advisors. जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया है उसे आप एडवाइस नहीं मानेंगे और अपने कंसल्टेंट से पर्सनल एडवाइस करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो देखा। और लास्ट में मैं एक बार दोबारा आपसे अपील करता हूँ कि इस हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया ऑनलाइन टैक्स IoT को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।